लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो जो दो चीज़ें मैंने अपने आगे के अटेम्प्ट्स में चेंज करी, वही दो चीज़ें मेरी शुरुआती अटेम्प्ट्स में थोड़ी सी लैकिंग थी। आप जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो आपका मेंस में भी काम आएगा और वो आपका इंटरव्यू में भी काम आएगा। सब्जेक्ट का माइक्रो टाइम टेबल बनाती थी और कोशिश करती थी कि जो सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको रोज रात को रिवाइज किया। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी थी कि मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैं कैसे लिख पाऊंगी आंसर्स, बट बाद के अटेम्प्ट्स में मैं ये सीखी। मेरी दादी हमेशा बोलती ही थी कि तुझको तो सिविल सर्वेंट बनना है, तुझको ऑफिसर बनना है, बट मेरे जो फादर हैं ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट 5। नमस्ते, स्वागत है सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री पर। आप सभी लोगों को पता है मोटिवेशन फैक्ट्री पर हम लगातार यूपीएससी टॉपर, एसएससी टॉपर से आपको मिलवाते हैं। आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। कहते हैं संघर्ष की कीमत भी उससे पूछो जिसने कुछ पाया भी है तो बेहताशा कुछ खोकर। तो ये लाइनें मैडम की जर्नी पर सटीक बैठती हैं। मैडम का नाम है अंशिका जैन। अभी यूपीएससी सीएससी 2022 में 306 रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है। इनकी जर्नी की कुछ बातें मैं अगर आपको बताऊं, इनके जीवन की कुछ बातें बताऊं, तो शुरुआती 5 साल की उम्र में ही इनके पेरेंट्स इनको छोड़कर चले गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बाद इनकी दादी ने इनको संभाला, पाला पोसा। जब यूपीएससी का इन्होंने सपना देखा तो इनकी दादी ने भी साथ छोड़ दिया। बहुत संघर्ष इन्होंने अपनी लाइफ में देखे। तो आज मैडम की जर्नी को हम डिटेल में जानेंगे, किस तरीके की इनका पूरा सफ़र यहाँ तक रहा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए और बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच। रिजल्ट आने के बाद अभी काफ़ी दिन निकल गए हैं, आपके लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, लगातार आपको कॉल्स आ रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस के। और उस रिजल्ट के दिन के बारे में थोड़ा बताओ और अभी कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन बताना चाहूँगा। हाल ही में मुझे पता चला है कि मैग्रा हिलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत मदद करता है। मैग्रा हिलेज हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है जो यूपीएससी एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, इन सभी स्टेजेस में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे कोर्सेज और मॉक टेस्ट उनके यूज़र फ्रेंडली ऐप के थ्रू एक्सेसिबल है। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप सफ़र पर हो, ब्रेक ले रहे हो या घर पर रिलैक्स कर रहे हो। बहुत ही कन्वीनियंट है। याद रखिए, यूपीएससी क्रैक करना डेडिकेशन, मेहनत और सही रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन मांगता है। और मैग्रा हिलेज के साथ आपके पास सारे टूल्स हैं जो आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आप देरी किस बात की, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट करें और मैग्रा हिलेज के साथ अपनी यूपीएससी जर्नी को आसान बनाएं और जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक करें। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। घर में भी सब काफ़ी खुश हैं कि किसी चीज़ के लिए सब मेहनत कर रहे थे और आज उसमें सक्सेस मिली है। तो जब से बस सबके कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, सब घर पे आके अपनी बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको वो सम्मान मिल रहा है और घर वाले भी काफ़ी खुश हैं। तो रिज़ल्ट वाले दिन भी सेम यही रहा था। मैंने अपना रिज़ल्ट तो खुद नहीं देखा था, मेरे भैया ने और मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल करके बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उस मोमेंट पे तो मैं बिल्कुल इनकंसोलेबल थी। आई वाज जस्ट क्राइंग कि मतलब फाइनली वो हो गया है। एंड सब बहुत खुश थे, मतलब सब ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी का माहौल था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैडम, मैं आपकी जर्नी को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके का सफ़र आपका रहा। जाहिर सी बात है, आपकी जर्नी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मोटिवेट होंगे, उनको भी अपनी इस तैयारी में थोड़ी ताकत, पावर मिलेगी। उसके बाद में आपकी स्ट्रेटजी भी जानेंगे कि प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी करी, मेंस के लिए कैसे तैयारी करी, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग एग्जाम, GS4, GS3 इनके लिए कैसे पढ़ाई करी, आंसर राइटिंग कैसे करी, तो वो सब भी हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर हुई? बचपन तो मैं ये कहूँगी कि जैसा सबका रहता है मेरा भी रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे जो फादर हैं ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट 5। तो उसके बाद दादी ने ही मेरे को संभाला एंड शी हैज़ ब्रॉट मी अप। तो उनका काफ़ी अहम रोल रहा। और मेरी स्कूलिंग जो है, सारी स्कूलिंग मेरी लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल से हुई है। तो बचपन के बारे में तो यही है। आपकी स्कूलिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो किस तरीके के आप स्टूडेंट हुआ करते थे? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर कैसे आपका रहता था सारा? मैं हमेशा से ही काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ एंड फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो द टॉपर इन माय 10th एंड 12th क्लास। तो वो चीज़ें हमेशा से ही रही हैं जो यहाँ तक मुझे लाई हैं।
जब क्लास टीचर पूछते हैं कई बार कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उस टाइम आपने क्या बोला? आपने IAS ही बोला था, क्या बोला था उस टाइम? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कूल टाइम पे मेरे को मेरी दादी हमेशा बोलती ही थी कि तुझको तो सिविल सर्वेंट बनना है, तुझको ऑफिसर बनना है। बट मेरे से अगर कोई पूछता था कि आपको क्या बनना है, तो मैं ये बोलती थी जो मेरे घर वाले चाहते हैं मैं वो बनूंगी। तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उन्हीं का सपना रहा, क्योंकि मेरा भी हार्ड वर्क और मेरा भी जो रहा वो सब इसमें काफ़ी हेल्प किया मेरे को। तो सपने की शुरुआत दादी की थी, लेकिन उसको मैं ये बोलूँगी कि पूरा करने में सबने बहुत सहयोग किया, और मेरा खुद का भी जो हार्ड वर्क रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा रीज़न क्या था, क्योंकि जब वो रीज़न स्ट्रांग होगा ना, तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो आप आगे बढ़ेंगे ही। क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आपकी फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी? आगे की पढ़ाई कैसी रही आपकी? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में रामजस कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड साइड बाय साइड मैंने अपना मास्टर्स भी किया है। तो मास्टर्स भी मेरा कॉमर्स में ही रहा। ओके, तैयारी कैसे शुरू हुई आपकी? जैसे मन में आ गया कि अब मुझे UPSC की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन एक एस्पिरेंट के मन में होते हैं, जैसे बात आपके मन में भी रहे होंगे। कैसे आप टेबल तक, अपने लाइब्रेरी तक, या फिर कैसे पहुंचे कि अब मुझे 10 घंटे 12 घंटे इस पाथ पर चलना है? कैसे आपको राइट डायरेक्शन कैसे पता चली? वो शुरुआती दौर के जो आपके कन्फ्यूजन थे इस तैयारी को लेकर, कैसे आपने दूर करे? सबसे पहली कन्फ्यूजन तो मेरी उस समय पे ये थी कि मुझे प्रिपरेशन क्या इसी समय पे स्टार्ट करनी है मेरे कॉलेज के बाद, या मुझे थोड़ा सा और वेट करना है। क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पे एक डायलेमा आया था कि क्या मैं जॉब के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या फिर मैं डायरेक्ट करूं। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो कुछ शुरुआती तो कुछ समय बिल्कुल ऐसा रहा था जहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था, क्योंकि घर से मैं पहली बच्ची थी जो तैयारी कर रही थी। तो काफ़ी ऐसे रहता था कि हमको पता ही नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है। समय के साथ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ समझ आया कैसे करना है, क्या करना है। तो उस जद्दोजहद में भी मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है। फिर जब समझ आया तो प्रीलिम्स निकला, आगे फिर आपको पता ही है जो जर्नी रही। सोर्सेस आपके शुरुआती क्या रहे? मटेरियल कहाँ से जुटाया आपने? कोचिंग का डिसीजन कैसे लिया? कोचिंग करी आपने या नहीं करी? कैसा रहा सब? मैंने कोचिंग ज्वाइन तो करी थी, बट बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरुआती कुछ अटेम्प्ट्स में मेरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा होती थी और मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब आपके पास इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है तो आप दूसरी बार दूसरी चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरे बाद के अटेम्प्ट्स में सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहती थी कि मैं अपनी सोर्सेज को लिमिटेड करूँ, छोटे छोटे नोट्स बनाऊँ ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज़ कर पाऊँ। तो मेरी सबसे ज़्यादा यही कोशिश रही कि मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँ, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँ। और मेरी बुक सोर्सेज वो ही रहती थी जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्सेज हमारी रहती हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और NCERT करी थी, और हिस्ट्री की जो एंशिएंट मेडिवल था उसके लिए भी मैंने NCERTs रेफ़र की थी, ज्योग्राफी के लिए NCERTs प्लस अदर बुक्स जो भी थी। तो मेरी बुक्स वो ही रही जो हर कैंडिडेट पढ़ता है, बस मैंने कोशिश करी कि मैं उसको रिवाइज़ बहुत ज़्यादा बार करूँ। ओके, फिर आपका तैयारी का रूटीन कैसे रहता था? शुरुआती दिनों के बारे में बताओ, और फिर आपका जो फाइनल इस बार का जो आपका अटैम्प्ट था उस टाइम में आपने सीरियस कैसे पढ़ाई करी, क्या रूटीन फॉलो किया? शुरुआती दिनों में तो हम नए नए बच्चे होते हैं, इतना मन भी नहीं लगता है। मैं सच बताऊं तो मेरा तो नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझको ऐसा लगता था इतना ज़्यादा पढ़ना है, मैं करूँगी कैसे। मन में एक वो डाउट हमेशा रहता था। लेकिन जब मैंने भी और टॉपर्स का वीडियोस देखा कि कितने स्ट्रगल्स के बाद लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों ने अचीव किया है, तो मेरे अंदर भी एक वो मोटिवेशन आता था कि सब कर सकते हैं, मैं भी कर पाऊँगी कभी ना कभी। तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो फिर मैंने अपने आप को इस तरफ काफ़ी फोकस्ड रखा कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो फिर थोड़ा सोशली भी कट ऑफ होने की कोशिश करी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप सोशली कट ऑफ हो। कुछ लोग सोशल लाइफ के साथ भी मैनेज करते हैं, बट मेरी लाइफ में वो मिनिमल था। मैंने ज़्यादा कोशिश करी कि मैं अपने आप को थोड़ा फोकस्ड रखूँ।
तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मीडियम इंग्लिश है, राइट? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, जिससे मैंने अपने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं। ओके। ऑप्शनल का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस तैयारी के दौरान। ऑप्शनल कैसे चूज किया और क्या इसके पैरामीटर्स एक नए एस्पिरेंट्स को रखने चाहिए चूज करने का? मेरे को ऐसा लगता है ऑप्शनल हमको वो चूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑप्शनल एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है आपकी मेंस की प्लस आपकी फाइनल रैंक की डिसाइड होने में। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर हम वो ऑप्शनल चूज़ करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि हम उसमें अपना ज़्यादा इनपुट पुट कर पाएंगे और उसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तो मेरे को लगता है इंटरेस्ट देखते हुए अगर हम अपना ऑप्शनल चूज़ करेंगे और थोड़ा सिलेबस को स्टडी कर लें, पहले ऑप्शनल चूज़ करने से पहले जो भी हम ऑप्शनल को अपने हमारे ऑप्शंस में हैं उनके हम सिलेबस को स्टडी करें और देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस हिसाब से आ रहे हैं और क्या हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। तो उस हिसाब से अगर हम चूज़ करें एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद तो बेटर रहता है। ओके, अब आगे तैयारी में आंसर राइटिंग की बात करी जाए तो आंसर राइटिंग आप कैसे करते थे और उसको कैसे आपने अच्छा किया और इसको चेक कहाँ पे करवाते थे? कौन आपके चेक करता था कॉपी, ये सारा कुछ? मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ बच्चों का रहता है कि हम लोग आंसर राइटिंग जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद करेंगे। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी थी कि मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैं कैसे लिख पाऊँगी आंसर्स। बट बाद के अटेम्प्ट्स में मैं ये सीखी कि सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं होगा। आपको किसी भी दिन ऐसी फील नहीं आएगी कि मैंने अपना सारा A to Z कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको आंसर राइटिंग राइट फ्रॉम आपका प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग आपका एक वो बेस बनाती है जिससे आप अपना पेपर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं रोज़ 5 से 7 क्वेश्चंस लिखती थी और हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें जैसे हम लोग एक दूसरे के आंसर्स आपस में चेक करते थे, बताते थे कि ये तुम बेटर कर सकते थे या क्या नहीं। और जैसे कि मेरे आंसर्स तो मेरे भैया हैं, जैसे वासु जैन सर हैं, वो हैं, मेरे चाचा हैं, इन सब ने चेक किए। मतलब मेरे आंसर्स जो रहते थे कभी मैं उनसे चेक कराती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है खुद चेक करना। आप दूसरों से करा रहे हैं वो आपको अपना पर्सपेक्टिव देंगे, लेकिन आपको अपना पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा कि आप इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी आंसर आप बाहर चेक कराएं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद चेक करके उससे क्या सीख रहे हैं। तो आई थिंक एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करना चाहिए। ओके, आंसर राइटिंग के लिए क्या ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, क्या कहाँ से मतलब कंटेंट लाया जाए या फिर उसको और बेटर कैसे किया जाए, ये कैसे आप करते थे? मेरे को लगता है कि आंसर राइटिंग के लिए हम मतलब बहुत सी मार्केट में पोर्टल्स हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस बुक कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक करती थी सो दैट मैं यूपीएससी के पैटर्न को समझ पाऊँ। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिखे जा सकते हैं, आप उसके आंसर्स लिखिए, ग्रुप में वेरीफाई कराइए, एक दूसरे से चेक कराइए, खुद चेक करिए। तो आप जितने ज़्यादा आंसर्स लिखेंगे आपके कंटेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके राइटिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि तब आप सिर्फ खुद से आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप 3-4 लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं और आप खुद को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो विद टाइम आपका कंटेंट और स्किल्स दोनों इम्प्रूव होंगे। अभी जो नए बच्चे तैयारी करेंगे तो उनको आप क्या सलाह दोगे कि इसकी तैयारी कैसे होती है? प्रीलिम्स की अलग से पढ़ाई होती है, मेंस की अलग से पढ़ाई होती है? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स प्रीलिम्स को आपके क्लियर कराने का दावा करते हैं कि प्रीलिम्स तो हम आपका निकलवा देंगे, मेंस का भरोसा नहीं है। तो क्या प्रीलिम्स के अलग से पढ़ना पड़ता है, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है? कैसे पढ़े थे आप? मेरे को ऐसा लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो एक ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक प्रिपरेशन है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो आपका मेंस में भी काम आएगा और वो आपका इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो प्रिपरेशन जो है बहुत इंटीग्रेटेड है। आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बस ये होता है कि प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो उस तरीके से पढ़ना है, और मेंस में वही चीज़ आपको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़नी है। सोर्सेज वही रहती हैं और आपका पढ़ाई के लिए बुक्स भी वही रहती हैं। फ़र्क बस इतना रहता है कि आपको उसमें चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्टिवली अपने आंसर्स लिखने हैं। बट प्रिपरेशन पूरी इंटीग्रेटेड चलती है, कोई भी सेपरेट नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स अलग है या मेंस अलग है। ओके, अभी अगर मैं बात करूं आपके रिवीजन की बात करूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन साइकिल कैसे होता था? आप सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रेटजी बनाते थे? मुझे 5 दिन ये पढ़ना है, 10 दिन अलग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या फिर डेली आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच करते थे? कैसे पूरा रहता था आपका? मैं एक्चुअली कोशिश करती थी, मैं एक टाइम टेबल बनाती थी कि मेरे इतने दिन में ये सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। पहले मैं एक मैक्रो टाइम टेबल बनाती थी कि मेरे को जैसे 2 महीने हैं एग्जाम में, तो 2 महीने में मेरे कितने कितने दिन पर सब्जेक्ट निकल रहे हैं, और उसके बाद मैं उन सब्जेक्ट का
माइक्रो टाइम टेबल बनाती थी और कोशिश करती थी कि जो सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको रोज रात को रिवाइज किया, सो दैट मेरी मेहनत आधी हो जाए जब मैं दूसरी बार रिविजन करने आऊँ और समय भी बहुत कम लगे। तो मैंने टाइम टेबल के बेसिस पे किया उस चीज़ को कि मैक्रो और माइक्रो बना के आगे मैंने प्रिपरेशन की। ओके अभी आपका ये 5th अटेम्प्ट था, राइट जी हाँ। तो 5 अटेम्प्ट आपने दिए तब जाकर आपको ये सफलता हासिल हुई है। तो पिछले अटेम्प्ट्स की बात करी जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कैसे अटेम्प्ट्स आपके रहे, यहाँ आप किस किस स्टेज तक आप पहुंचे और इनमें आपको क्या लगता है अगर आज आप देखने बैठो, आज अगर आप कॉपी पेन आपको दे दिया जाए तो आप से बोलें कि इसमें नोट करो आपकी मिस्टेक्स क्या रही, वो नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या आपको लगता है कि अगर वो आप ना करते तो शायद पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया होता। लक फैक्टर भी इसमें होता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी गलतियां आपको क्या लगती हैं? मेरे को ऐसा लगता है जैसा कि सबसे ज़्यादा जो कमी रही पहले के अटेम्प्ट्स में, शुरुआती अटेम्प्ट्स में, वो थी प्रैक्टिस की, जो मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट से इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी। और दूसरा एक होता है हमको शुरू में थोड़ा इतना आइडिया नहीं रहता, हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और रिवीजन पे फोकस नहीं करते। तो जो 2 चीज़ें मैंने अपने आगे के अटेम्प्ट्स में चेंज करी, वही 2 चीज़ें मेरी शुरुआती अटेम्प्ट्स में थोड़ी सी लैकिंग थी। ओके अब आपके मोटिवेशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये 5 अटेम्प्ट आपके रहे, कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट रखा? कैसे कभी मन में ऐसा भी आया कि शायद ये डिसीजन गलत है, शायद ये मेरे लिए यूपीएससी नहीं बना है, कुछ ऐसा कभी आपको लगा? फिर कैसे अपने आप को रिवाइव किया, कैसे मोटिवेट किया? बहुत सा समय ऐसे आते थे जहाँ पे ऐसा फील होता था बहुत लो पॉइंट्स पे कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, बट तब मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े रहे कि तुम मेहनत करो, तुमसे होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान की सफलता जो है वो उसकी खुद की नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है, उसकी फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का। तो उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी भी मेरी जब फेलियर्स रहे लाइफ में उसमें मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखा, एनकरेज किया, मेरे को एक इंस्पिरेशन की तरह मेरे काम किया कि आप करोगे। तो उस चीज़ में मैं अपनी फैमिली को बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ। अभी आपका स्टडी रूम देखने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, तो लेकिन अगर बच्चों को आप बता पाओ कि आपका स्टडी रूम कैसा होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुखर्जीनगर और करोल बाग में देखता हूँ पूरे रूम को अपना सजा के रखते हैं, कोई मोटिवेशनल चार्ट लगा के रखता है, कोई मैप्स वगैरह लगा के रखते हैं। आपके रूम में कौन सा मोटिवेशनल कोट्स लगा के रखा था आपने, कैसे चार्ट्स वगैरह लगाए थे? एक्चुअली मैं कभी भी एक जगह मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं एक ही जगह नहीं पढ़ सकती, मुझे हमेशा कुछ कुछ समय बाद एनवायरनमेंट चेंज चाहिए होता है, मतलब मेरे को अपने आसपास की चीज़ें चेंज दिखनी चाहिए। तो मैं कहीं भी पढ़ लेती थी, अपने स्टडी रूम में तो पढ़ती ही थी, उसके अलावा भी मैं कहीं भी पढ़ लेती थी। एंड हाँ, मेरे रूम में मैप ज़रूर रहता था क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस चीज़ में मैं मैप में तुरंत देख लेती थी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और इसी तरीके से मेरा रहता था कि आसपास बस मेरे आसपास भगवान की फ़ोटो ज़रूर रहती थी, कि मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। मेरी दादी की फ़ोटो रहती थी क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सपना दिखाया था, तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ूँ मैं, तो उनको देख के याद आता था कि मुझे ये क्यों करना है। तो उस चीज़ में काफ़ी वो रहा था। ओके अभी जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपकी जर्नी सुन के आपसे मोटिवेट होंगे कि मुझे भी दीदी की तरह IAS IPS बनना है, जो भी उनका सपना है उस पोस्ट को उनको हासिल करना है और अपना भी ऐसे ही नाम करना है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। अगर आप मेहनत अपना जो मेहनत है वो बहुत अच्छे से करें और अपना वो फेथ अपने ऊपर, वो सेल्फ डाउट से बचते हुए वो फेथ अपने ऊपर रखें, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और इसमें मैं एक अपना कोट बहुत ज़्यादा मानती थी, जिसमें क्योंकि मेरा 5th अटेम्प्ट में निकला, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से मोमेंट्स ऐसे आते थे जहाँ पे मैं ये फील करती थी कि मेरे से नहीं हो रहा है या मेरी किस्मत में शायद ये नहीं है। तो तब मैं एक कोट बहुत याद रखती थी, शायद आप लोगों के भी हेल्प में वो आए, कि तू कयामत तक धरने पे बैठ है किस्मत, मैं भी कोशिश करने से इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। और आज शायद उसी का नतीजा है कि सबकी मेहनत रही कि आज मेरा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुआ और ये मोमेंट मेरी लाइफ में आया। कुछ 1-2 क्वेश्चंस और छूट रहे मेरे से। एक करंट अफेयर की बात और कर लेते हैं कि करंट अफेयर को कैसे आपने तैयार किया, और दूसरा कि जब सिलेक्शन के बाद बहुत सारे पोस्ट फोटो डालते हैं एस्पिरेंट, कुछ ऐसे किताबें रख के डालते कि इतनी मैंने अपने हाइट से ज़्यादा किताबें पढ़ी, कुछ पेन्स दिखाते कि मैंने नंबर ऑफ 500 200 ऐसे पेन्स करे, ऐसे कुछ आपका भी कुछ पेन और किताब का कोई कलेक्शन है?
मेरा पेन्स का है एक्चुअली रीफिल्स, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है तो बहुत ज़्यादा पेन खाली किए हैं। उसकी फ़ोटो तो मेरे पे नहीं है, मैं ज़रूर शेयर करती, लेकिन हाँ प्रैक्टिस में पेन्स बहुत यूज़ किए हैं, बहुत खाली किए हैं। और मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो है जो हमको आगे लेके जाएगी। करंट अफेयर्स का थोड़ा और करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ साथ मैं 2-3 सोर्सेज से या वीडियोस से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करती थी, क्योंकि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो न्यूज़पेपर मेरे को लगता है आप उसका बेस रहना चाहिए, और उसके अलावा आप किसी भी सोर्स से अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मैडम की जर्नी से बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत मोटिवेशन लिया है। आप भी अपनी तैयारी को लगातार ऐसे ही जारी रखें, हार नहीं माननी है। जैसा कि मैडम ने 5वें अटेम्प्ट में अपनी सफलता हासिल करी है। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो, मेहनत के प्रति ईमानदार हो, तो आप भी जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे। ऐसी टॉपर स्टॉक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज होते हैं, आपके कोई भी डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।